सबको प्रणाम और सुप्रभात। चलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 और हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का इंट्रोडक्शन लिया। तीन प्रकार के जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक, उनके बारे में बात की। आगे और विस्तार से बात हम करेंगे ही। अब अपने को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। क्लासिफिकेशन तो सर आपने बताए तो थे तीन तरह के होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। तो अब यही तो है प्रकार। अब ये क्या नए प्रकार आ गए क्लासिफिकेशन? तो देर इज अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स। ध्यान देना बच्चों, बिटवीन द टर्म्स काइंड एंड क्लासिफिकेशन। काइंड यानी कि प्रकार, और क्लासिफिकेशन यानी कि उसके भेद, वर्गीकरण, है ना। देखो, कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था कि एग्जांपल मैं बहुत सोच समझ के और जानबूझ के दे रहा हूँ, और मैं इसको बाद में कहीं जरूरत पड़ने पे रिलेट करूंगा। आ जाओ बच्चे लोग, आज अपन उस एग्जांपल को रिलेट करते हैं। कल हम यहाँ थे और मैंने आपसे कहा था कि देखो, देर आर थ्री काइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स, मेल, फीमेल, LGBTQ. Similarly, there are three kinds of bill of exchange, kinds of negotiable instrument, bill of exchange, promissory note और चेक। तो काइंड, ह्यूमन बीइंग एक स्पीशी है भगवान के द्वारा बनाई गई, उसके तीन काइंड है, मेल, फीमेल, LGBTQ। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तीन काइंड है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। काइंड है ना, ये मोटा मोटा ब्रॉड क्लासिफिकेशन। अब ब्रॉड टाइप्स या काइंड्स। अब क्लासिफिकेशन क्या होगा? क्लासिफिकेशन करते हैं, अगेन इक्वेट करेंगे और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग और एंगल इक्वल बना देंगे। दोनों को कॉरेस्पॉन्डिंगली चेक करते जाएंगे कि मैच कर रहा है कि नहीं। और एग्जाम्पल है ये, हम जो पढ़ना चाह रहे हैं उसको समझने के लिए ये रिलेट होता है। देखो, मेल की बात करो तो मेल, फीमेल की बात करो तो फीमेल, LGBTQ की बात करो तो LGBTQ। क्या मेल फेयर होता है? फेयर, गोरा, हाँ। या डार्क, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन, हाँ। क्या यही क्लासिफिकेशन फीमेल में भी होते हैं? हाँ। क्या यही क्लासिफिकेशन LGBTQ में भी हो सकते हैं? हाँ। ठीक है, अगला देखना, अगला क्लासिफिकेशन, क्या मेल टॉल हो सकता है या स्टाउट, शॉर्ट, हाइटेड? हाँ। क्या फीमेल टॉल शॉर्ट दोनों हो सकती है? हाँ। क्या LGBTQ या तो टॉल या शॉर्ट दोनों में से कोई से भी हो सकते हैं? हाँ, कोई से भी हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, क्या मेल स्मार्ट हो सकते हैं? दिमाग से, बुद्धिमानी से, स्मार्ट, और फुलिश, बुद्धू, पागल, इडियट। हाँ। क्या फीमेल हो सकती है स्मार्ट या फुलिश? हाँ, ब्यूटी विद ब्रेन्स, ब्यूटी विदाउट ब्रेन्स मे बी। और LGBTQ भी स्मार्ट हो सकते हैं मेंटली, और फुलिश, फूल, मूर्ख, डंस भी हो सकते हैं, DUNC, डंस, एकदम जड़ मूर्ख, एकदम भोंदू जिसको हम कहते हैं। खैर, तो मुझे बताइए कि क्या फेयर, डार्क, टॉल, शॉर्ट, स्मार्ट, फुलिश ये ह्यूमन बीइंग में ही होते हैं? हाँ। पर ह्यूमन बीइंग में क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ह्यूमन बीइंग 6 प्रकार के होते हैं? फेयर, डार्क, टॉल, शॉर्ट, स्मार्ट, फुलिश? नहीं, ह्यूमन बीइंग्स के काइंड तो तीन ही बनेंगे, मेल, फीमेल और तीसरा वाला। हाँ, उन मेल के कई भेद हो सकते हैं, गोरा, काला, लंबा, छोटा, स्मार्ट, फुलिश, कोई सा भी। फीमेल गोरी, काली, लंबी, छोटी, स्मार्ट, फुलिश। LGBTQ गोरा, काला, छोटा, लंबा, स्मार्ट, फुलिश, इन सब के क्लासिफिकेशन है। इक्वेट करना फिर से कंसेप्चुअल समझने के लिए, उसी तरह से तीन काइंड है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। ठीक। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर हो सकता है? हाँ। क्या बेरर हो सकता है? हाँ। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज टाइम हो सकता है? हाँ। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज डिमांड हो सकता है? हाँ। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज इनलैंड हो सकता है? हाँ। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज फॉरेन हो सकता है? हाँ। क्या प्रोमिसरी नोट ऑर्डर या हो सकता है? हाँ। या बेरर भी हो सकता है? हाँ। टाइम या डिमांड हो सकता है? हाँ। इनलैंड या फॉरेन हो सकता है? हाँ। चेक ऑर्डर या बेरर हो सकता है? हाँ।
टाइम एंड डिमांड हो सकता है दोनों में से कोई सा भी, हाँ। इनलैंड या फॉरेन हो सकता है, हाँ। इसका मतलब ऑर्डर बेरर, टाइम, डिमांड, इनलैंड, फॉरेन, ये फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन है समझ। अच्छा मजे की बात, आप देख रहे हो मैंने दो दो के पेयर लिए हैं, ये फेयर और डार्क एक पेयर है, टॉल और शॉर्ट एक पेयर है, स्मार्ट और फुलिश ये एक पेयर है ना। ये इंटेलेक्चुअल स्किल के बेसिस पे मैंने क्लासिफाई किया है, स्मार्ट एंड फुलिश। टॉल एंड शॉर्ट हाइट के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। फेयर एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन के बेसिस पे मैंने क्लासिफाई किया है, समझ रहे हो, है ना। आगे देखो, इधर ऑर्डर बेयरर, ये मैंने क्लासिफाई, ये यहां पे भी मैंने ग्रुप बनाए। अब नीचे आ जाओ, ये यहां पे ऊपर समझाया आपको पूरा, यहां ऊपर समझाया अभी मैंने पूरा, अब नीचे समझा रहा हूं यहां अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में। ऑर्डर बेयरर इन दोनों को एक ग्रुप में डाला है मैंने, टाइम डिमांड को एक ग्रुप में डाला है, और इनलैंड फॉरेन को एक ग्रुप में डाला है। अब ऑर्डर बेयरर ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप मतलब ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ग्रुप मतलब कोई ग्रुप नहीं है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, या तो ऑर्डर होगा या बेयरर होगा, मतलब इनकी पेयर है, कपल है। या तो टाइम होगा या डिमांड होगा, इनका एक पेयर है, कपल है। या तो इनलैंड होगा या फॉरेन होगा, इनका एक पेयर है, कपल है। ठीक, तो ऑर्डर बेयरर, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जैसे फेयर एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन है, टॉल एंड शॉर्ट हाइट है, फुलिश और स्मार्ट इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं, उसी तरह ऑर्डर बेयरर क्या है, ऑर्डर बेयरर है पेबल टू होम, पेबल टू होम, किसे पे होगा, या तो ऑर्डर को या बेयरर को, तो पेबल टू होम वाला है। टाइम एंड डिमांड क्या है, पेबल व्हेन, पेबल व्हेन, ये होम महत्वपूर्ण है, यहां पर व्हेन महत्वपूर्ण है। ठीक, पेबल टू होम, पेबल टू व्हेन। और तीसरा इनलैंड फॉरेन, ड्रॉन वेयर, ये वेयर महत्वपूर्ण है, ये ड्रॉ कहां हुआ है, या ड्रॉन ऑन होम, यहां ड्रॉन ऑन होम है, पेबल नहीं है। ठीक, तो पेमेंट किसको होगा, जिसका नाम लिखा है उसी को होगा, या जो लेके आ जाएगा उसको हो जाएगा। तो बोले अगर ऑर्डर है तो फिर जिसका नाम लिखा है उसी को पेमेंट होगा, और अगर बेयरर है तो जो लेके आ जाएगा उसको पेमेंट हो जाएगा। तो ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, या तो ऑर्डर होगा या बेयरर होगा। कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट या चेक, ऑर्डर और बेयरर दोनों ही हो एक साथ एक समय में, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति और गोरा और काला एक साथ नहीं हो सकता, समझते जाना। हाँ, कॉम्प्लेक्शन वाला एंगल लेना, गोरा और काला एक साथ हो सकता है क्या, नहीं, या तो गोरा होगा या काला। भाई गाय थोड़ी हम, या डेल्मेशन डॉग थोड़ी कि चितकबरे होंगे, और कोई कदाचित होता भी हो मनुष्य चितकबरा किसी कारण से, फॉर एनी रीजन, बीमारी वगैरह कुछ कॉम्प्लेक्शन इश्यूज हो, तो बात अलग है। इन जनरल या तो गोरा होगा या काला होगा। भाई सांवला भी तो काले में ही लेना पड़ेगा, और थोड़ा कम गोरा गोरे में लेना पड़ेगा। गेहुआ गोरे में ले लो, सांवला काले में ले लो, एकदम काला तो काले में ही जाएगा। अरे बात समझ, यहाँ कोई ग्रे एरिया नहीं है ना, या तो गोरा या काला, बस अपन उसी लॉजिक को पकड़ रहे हैं। ठीक, उसी तरह या तो ऑर्डर होगा या बेयरर होगा। कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा नहीं हो सकता है कि ऑर्डर भी है और बेयरर भी है। प्रोमिसरी नोट ऐसा नहीं हो सकता कि ऑर्डर भी है बेयरर भी है। चेक ऐसा नहीं हो सकता कि ऑर्डर भी और बेयरर भी है। आ रही ना बात समझ। सिमिलरली अब ऐसा नहीं हो सकता कि बिल ऑफ एक्सचेंज टाइम भी हो और डिमांड भी हो, या तो टाइम होगा या डिमांड होगा। प्रोमिसरी नोट टाइम होगा या डिमांड होगा, चेक टाइम होगा या डिमांड होगा। टाइम तो होता नहीं है चेक, तो चेक में फिर एक ही आएगा इसमें से, सिर्फ डिमांड, उस पर बात करेंगे। फिर यही बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक तीनों या तो इनलैंड होंगे, इनलैंड, इन यानी अंदर, लैंड यानी भारत, भारत के लैंड के अंदर यानी भारत की जमीन के अंदर, यानी कि इंडिया में ही ड्रॉ हुआ हो तो इनलैंड, और फॉरेन में ड्रॉ हुआ हो तो फॉरेन, या इंडिया में पे हो रहा हो, फॉरेनर को नहीं हो रहा हो तो भी इनलैंड, और फॉरेनर को पे हो रहा हो तो फॉरेन। ठीक है, तो इस पे अपन चर्चा करेंगे। अभी मैंने समझाना तो स्टार्ट ही नहीं किया है, कंसेप्ट को स्टार्ट करने के पहले उसको इंट्रोड्यूस आपसे कर रहा हूं, ताकि आपको जब पढ़ाया जाए तो एक झटके में चीज समझ में आए यार। लॉजिक ऐसा बिल्ड हो जाए ना कि कोई दुनिया का व्यक्ति छीन ना पाए, ना कोई रिविजन लगे, फिर भले ही कर लो वो अलग बात है, अपन कर लेंगे, ना रिविजन लगे, ना दोबारा पढ़ना पड़े, ना किसी और को सुनना पड़े, ना किसी और को सुनने की इच्छा हो, एक बार में ऐसा समझ में आना चाहिए।
वाह क्या बात है। चलो भाई, तो मजे की बात यह है कि इन सब पेयर में से एक एक कैरेक्टर सब में हो सकता है। जैसे एक फिर से उदाहरण लेते हैं, मेल। अब समझ में आया मैंने क्यों लिया था एग्जांपल। अब ये मेल है, ये फेयर डार्क में से फेयर है, ठीक है, फेयर है। ये टॉल और शॉर्ट में से टॉल है, बहुत बढ़िया। और यही मेल फुलिश और स्मार्ट में से स्मार्ट है। नाउ ही इज एन आइडियल मैन, है ना। कई लड़कियों का क्रश हो जाएगा ऐसा आदमी, टॉल भी हो, फेयर भी हो, स्मार्ट भी हो, है ना, फीचर्स भी अच्छे होंगे ऑब्वियसली। चलो जी, तो क्या इस मेल में तीन क्वालिटीज हैं, फेयर टॉल स्मार्ट? हाँ, तीन क्वालिटीज हैं। तो तीन कैसे हो सकती है सर? एक ही होगी ना, या तो फेयर या टॉल या स्मार्ट। बोले नहीं, फेयर डार्क में से एक होगी, टॉल शॉर्ट में से एक होगी, स्मार्ट फुलिश में से एक होगी। आया ना समझ? लेकिन फेयर और डार्क दोनों एक साथ नहीं होगी, टॉल और शॉर्ट दोनों एक साथ नहीं होगी, स्मार्ट और फुलिश दोनों एक साथ नहीं होगी। ओके, सेम गोज विद फीमेल, सेम गोज विद एलजीबीटीक्यू। सिमिलरली अब नीचे आओ, ऑन द सेम टर्म्स एंड लाइंस, या तो ऑर्डर होगा या बेरर होगा। ठीक, तो चलो ऑर्डर बेरर में से ऑर्डर है। अब कब पेमेंट होगा इसका? या तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, या जब डिमांड कर लो तब। तो से टाइम और डिमांड में से ये टाइम है। और इनलैंड और फॉरेन, तो किसका पेमेंट किसको होगा भाई? मिस्टर राज को होगा, जो कि इंडिया में रहते हैं, आगरा में। तो ठीक है, इनलैंड है, INLAND, इनलैंड। तो भाई अब ये ऑर्डर बेरर में से ऑर्डर है, टाइम डिमांड में से टाइम है, इनलैंड फॉरेन में से इनलैंड है। तो क्या इस बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन क्वालिटीज हो सकती हैं? इट इज पेएबल टू ऑर्डर आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम एंड इन इंडिया, ऑर्डर टाइम इनलैंड। हाँ, ये हो सकता है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि बिल, प्रॉमिसरी नोट या चेक एक पर्टिकुलर ब्रैकेट, कपल या पेयर में से दोनों एक साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ले ले। अरे बात समझ में आ रही है? दो ऑपोजिट चीजें कभी भी एक साथ नहीं हो सकती ना। और ऑर्डर बेरर ये दो ऑपोजिट हैं, एक ही कैटेगरी के, एक ही ब्रैकेट के हैं, या तो ये होगा या ये होगा। टाइम डिमांड दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक ही ब्रैकेट के हैं, या तो ये होगा या ये होगा। इनलैंड फॉरेन दोनों एक ही ब्रैकेट के हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, या तो ये होगा या ये होगा। ओके, तो इसका मतलब ये है सर कि हम ऐसा समझें कि इसके अगर हम कॉम्बिनेशन बनाना चाहें, सिर्फ अपन बना रहे पूरे इंडिया में, गारंटीड, ठीक, ये तगड़ा एक्ट है, बहुत तगड़ा एक्ट है ना। चलो, तो अगर हम कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तो कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? चलो, सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज को फर्ज करो थोड़ी देर के लिए, इमेजिन देयर इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज। वो क्या क्या हो सकता है? एक काम करते हैं, ऑर्डर को अपन बोलेंगे ओ, एक की लिख लेता हूं वहां पे, ऑर्डर को बोलेंगे ओ, बेरर को बी, ऑर्डर बेरर, टाइम को बोलेंगे टी, डिमांड को बोलेंगे डी, इनलैंड को बोलेंगे आई, और फॉरेन को बोलेंगे एफ। ठीक, थोड़ी देर के लिए शॉर्टकट कर लेते हैं अपना। ठीक, तो ये इनमें से ही बनेंगे, इससे ज्यादा तो बनेंगे नहीं। ठीक है, चलो, तो बिल ऑफ एक्सचेंज, अब इसके क्लासिफिकेशन कॉम्बिनेशन में कैसे बनेंगे? या तो ये टाइम डिमांड इनलैंड होगा, या टाइम, सॉरी, टाइम बेरर इनलैंड होगा, या टाइम ऑर्डर इनलैंड होगा। ठीक, या टाइम बेरर फॉरेन होगा, या टाइम ऑर्डर फॉरेन होगा। इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के, है ना। अभी और बनेंगे। अब या तो ये डिमांड बेरर इनलैंड होगा, या डिमांड ऑर्डर इनलैंड होगा, या डिमांड बेरर फॉरेन होगा, या डिमांड ऑर्डर फॉरेन होगा। तो कुल कितने कॉम्बिनेशन बन गए? कुल कॉम्बिनेशन बन गए बिल ऑफ एक्सचेंज, जो टाइम और डिमांड में से टाइम, ऑर्डर बेरर में से बेरर, इनलैंड फॉरेन में से इनलैंड। ठीक है, फिर टाइम और डिमांड में से टाइम, ऑर्डर और बेरर में से ऑर्डर, इनलैंड फॉरेन में से इनलैंड। समझ में आया कैसे बनाया?
तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज अगर मैं बनाना चाहूं तो उसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? कितने कॉम्बिनेशन? कुल 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। 8 तरह के बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं, है ना। लेकिन आप इन सब 8 को देखना, कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम और डिमांड एक साथ है? कहीं आपको टी और डी एक साथ ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है? किसी भी एक कॉम्बिनेशन में नहीं दिखेगा। कहीं आपको इनलैंड और फॉरेन एक साथ नजर आ रहे हैं? कि आपको इनलैंड और फॉरेन एक साथ दिख रहे हो, आई और एफ? या तो आई है या एफ है, या टी है या डी है। और कहीं भी एक कॉम्बिनेशन कोई सा जहां आपको एक साथ ऑर्डर या बेरर नजर आ रहे हो एक ही लाइन में, ओ बी नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब अपन ने बहुत लॉजिकली बनाया। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कितने तरह से, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भिड़ा लो कॉम्बिनेशन, तो कितने तरह से भारत में बिल ऑफ एक्सचेंज बन सकता है? टाइम, बेरर, इनलैंड, टाइम, ऑर्डर, इनलैंड एंड सो ऑन, 8 तरीके से। क्या इसी तरह से हम बात करें तो प्रोमिसरी नोट भी बन सकता है? हाँ, ऑब्वियसली। अगर हम चाहें कि प्रोमिसरी नोट कितने तरीके से बनेगा, तो सेम तरीकों से बनेगा। इनफैक्ट प्रोमिसरी नोट भी सेम तरीके से बनेगा, ठीक। और अगर मैं बात करूं चेक की, अभी थोड़ी देर के लिए, कि चेक कितने तरीकों से बनेगा, तो चेक भी इन 8 तरीकों से बन सकता है। लेकिन मजे की बात क्या है? मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, यहां थोड़े मजे की बात दे रहा हूं मैं आपको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का सेक्शन 31 क्लॉज 2 या 4, आई एम नॉट श्योर, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। मुझे अभी याद आ गया तो बता दिया, एक्स्ट्रा नॉलेज की चीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का सेक्शन 31 क्लॉज 2 या 4 है, जो बोलता है कि भारत में, बहुत सरल शब्दों में, भारत में प्रॉमिसरी नोट बेरर के नाम पे, बेरर के नाम पर सिर्फ आरबीआई ही इशू कर सकती है। यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 4 में जो लिखा है कि प्रॉमिसरी नोट ऑर्डर या बेरर कैसे भी इशू कर सकते हो, तो देखा जाए तो एक्ट के हिसाब से प्रॉमिसरी नोट ऑर्डर भी हो सकता है और बेरर भी हो सकता है। लेकिन आरबीआई एक्ट ने बोल दिया कि बेरर के नाम पे तो कोई भी आम आदमी नहीं बना सकता। बेरर के नाम पे प्रॉमिसरी नोट बनाना हो तो सिर्फ आरबीआई बनाएगी। वही हमारा बैंक नोट, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 2000 रुपए का, है ना। तो ये जो नोट है हमारा बैंक नोट, करेंसी नोट, यही तो प्रॉमिसरी नोट, उस पर लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर। तो रिटर्न डॉक्यूमेंट हैविंग लीगल वैल्यू, और उस पे वर्ड्स भी यही, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर। अब प्रॉमिस टू पे द बेयरर यानी कि इट इज अ प्रॉमिसरी नोट, साइन रहती है उस पर आरबीआई के गवर्नर की। जितना सोना रखते हैं उतने का फिर करेंसी इशू करते हैं, ये सब चीजें आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी हैं। तो अभिप्राय ये कहने का कि अब जब एक एक्ट कहता है कि कर सकते हैं, हमारा एक्ट बोलता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कि बेरर के नाम पे और ऑर्डर के नाम पे दोनों ही तरह से प्रॉमिसरी नोट इशू हो सकता है, और आरबीआई एक्ट बोलता है कि बेरर के नाम पे तो कोई नहीं करेगा। तो बचता क्या है? सिर्फ ऑर्डर के नाम पे कर सकते हैं। तो अब इन दोनों एक्ट में किसकी चलेगी? तो जनरल लॉ के ऊपर स्पेसिफिक लॉ की चलती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट से ज्यादा पावरफुल आरबीआई एक्ट है, क्योंकि उसके साथ एक अथॉरिटी आरबीआई भी जुड़ी हुई है, और ये रूल बना के चलेगा कि स्पेसिफिक लॉ प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ। फिर से याद कर लो, स्पेसिफिक लॉ प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ। जैसे कि सेबी एक्ट और कंपनीज एक्ट में कुछ भी अगर कॉन्ट्रडिक्शन है, रिपग्नेंसी है, तो फिर सेबी एक्ट विल प्रिवेल ओवर कंपनीज एक्ट। ठीक है बच्चों। तो इस कारण से भारत में बेरर के नाम पे, बेरर के नाम पे प्रॉमिसरी नोट इशू हो ही नहीं सकता। तो अब प्रॉमिसरी नोट के कॉम्बिनेशन कितने बचे? प्रॉमिसरी नोट के कॉम्बिनेशन कितने बचे? तो बेरर तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ सिर्फ बेरर ऑर्डर में से ऑर्डर ही होगा। तो टाइम, ऑर्डर, इनलैंड, डिमांड, ऑर्डर, इनलैंड, टाइम, ऑर्डर, फॉरेन, डिमांड, ऑर्डर, फॉरेन। 4 बचे। कौन से 4 चले गए? बेरर वाले जो 4 थे वो चले गए। तो प्रोमिसरी नोट भारत में कितने तरह से इशू हो सकता है? 4 तरीकों से। तो अभी अपन ने ऊपर देखा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज कितने तरीके से इशू हो सकता है? 8 तरह से, है ना।
और वैसे प्रोमिसरी नोट भी 8 तरह से इशू कर सकते हो, लेकिन चूंकि आरबीआई ने मना कर दिया तो अब 4 ही तरीके बचे। एक्ट भले ही बोलता है कर सकते, लेकिन अब प्रैक्टिकली तो नहीं कर सकते ना, तो फिर प्रोमिसरी नोट 4 तरह से। और अब चेक पे आ जाओ। चेक पे आ जाओ। चेक कितने तरह से इशू कर सकते हैं? अभी सर ये टाइम, डिमांड, ऑर्डर बेरर, इनलैंड फॉरेन क्या होता है, इसको तो पढ़ा है ही नहीं है, उसके पहले ही कंसेप्ट इतनी मजबूत हो गई है। देखो चेक कितने तरह से इशू करते हैं, तो यहाँ पर एक मजे की बात फिर से, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट। और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चेक कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। चेक इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। उस पर कोई टाइम पीरियड हो ही नहीं सकता है, आप अपनी मर्जी से टाइम पीरियड लिख ही नहीं सकते। आप डेट डाल सकते हो, है ना, और वो डेट जब आएगी तब चेक चेक माना जाएगा, उसके पहले चेक वैलिड ही नहीं है। और जिस दिन उस पर लिखी हुई डेट आती है उसी दिन से चेक पेएबल होता है। इट इज ऑलवेज पेएबल, जब आप पेश कर दो तब पे हो जाएगा उसका पेमेंट। तो चेक की कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि ड्रॉ तो आज कर रहा हूँ लेकिन पेमेंट 6 महीने बाद मिलेगा, नहीं। चेक पे जो आपने डेट लिख दी है वो डेट आने के बाद ही चेक चेक कहलाएगा, और वो डेट आने के बाद चेक का पेमेंट जब चाहो तब मांग सकते हो, उसी दिन मांग लो, अगले दिन मांग लो, फिर आपके पास सहूलियत है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि लिख तो आज रहा हूँ लेकिन पेमेंट इतने दिन बाद ले लेना, ये चेक में पॉसिबल नहीं है। तो चेक इज नेवर अ टाइम इंस्ट्रूमेंट, इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड बाय द बैंक। तो बताओ फिर चेक में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? टी वाले सब हट जाएंगे, टाइम वाले। तो टाइम डिमांड में से डिमांड बचा, टाइम गया, टाइम वाला एक भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो चेक के प्रकार हो गए डिमांड, ऑर्डर, इनलैंड, डिमांड, बेरर, इनलैंड, ठीक। और फॉरेन चेक पे तो फेमा लगता है, जो चेक फॉरेन में जाते हैं, है ना, तो वो यहाँ कवर नहीं होगा, ट्रेवलर्स चेक वगैरह, फॉरेन चेक फिर भी बन तो सकता है, फेमा में कवर होता है तो क्या हुआ, इसलिए उसको भी लिख लेते हैं। डिमांड, ऑर्डर, फॉरेन, डिमांड, बेरर, फॉरेन, ठीक। अब मजे की बात, ये कॉम्बिनेशन चेक के भी अपन ने देख लिए। चेक के कुल कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं? 4 तरह के। तो कुल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? कुल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज 8 तरह का, चेक 4 तरह का, और प्रोमिसरी नोट भी 4 तरह का। अब देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में सब तरह से बनता है, याद रखना, लिखते जाओ, ये सब तरह से बनता है और इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आगे पीछे करके देख लेना बार बार। सबसे तगड़ी कंसेप्ट, ढूंढोगे पूरे दुनिया में तो नहीं मिलेगा ऐसा कंसेप्ट, है ना। मैं इस गर्व के साथ कहता हूँ हमेशा, जो मेहनत आप और मैं करते हैं वो गर्व देती है, अहंकार नहीं देती, ठीक। जब आप किसी चीज के एनालिसिस करते हो, तह तक जाते हो, पूरा निचोड़ निकाल के ले आते हो और सिंप्लीफाई कर देते हो, जो ढूंढने पे कहीं नहीं मिलती, है ना, तो आपको मजा आता है पढ़ने में भी। चलो, सब तरह से बनता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑर्डर, टाइम, डिमांड, ऑर्डर, बेरर, टाइम, डिमांड, इनलैंड, फॉरेन, सबके कॉम्बिनेशन से बनता है। चेक, चेक टाइम नहीं होता, टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। और प्रोमिसरी नोट बेरर नहीं होता, मतलब हो सकता है लेकिन होना अलाउड नहीं है ऐसा। और टाइम, चेक तो टाइम होता ही नहीं, अलाउड अलाउड वाली बात ही नहीं, होता ही नहीं, चेक का कैरेक्टर ही नहीं वो टाइम वाला। अब थोड़ी देर के लिए है ना, इनलैंड और फॉरेन को अपन एक तरफ रखते हैं, क्योंकि इनलैंड फॉरेन इतनी महत्व की चीज नहीं, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट पे हम बात भी नहीं करते ज्यादा, इनलैंड की बात करते हैं। तो जब सभी इनलैंड की बात कर रहे हैं हम, फॉरेन में तो फेमा लग जाता है, सिर्फ इनलैंड की बात करें तो वो आई और एफ वालों को हटा दो। तो अब कुल कितने कॉम्बिनेशन बचेंगे? अब कुल कॉम्बिनेशन बचेंगे टाइम और डिमांड वाला दोनों में से एक, और ऑर्डर और बेरर वाला दोनों में से एक, ठीक। इनलैंड फॉरेन वाला नहीं ले रहे। अब इन इन कपल और इन कपल के आपस में अगर कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो कितने बनेंगे? टी और डी एक साथ नहीं होंगे, तो टाइम ऑर्डर, इसको ऐसा ना लिखते हुए ऑर्डर पहले लेते हैं, ऑर्डर टाइम, ऑर्डर डिमांड, बेरर टाइम, बेरर डिमांड। देखना जरा बच्चों, ओ और बी एक साथ नहीं होंगे, टी और डी एक साथ नहीं होंगे, फिर बोलता हूं, ओ और बी एक साथ नहीं होंगे, टी और डी एक साथ नहीं होंगे। बाकी इनके आपस में कितने भी कॉम्बिनेशन बना लो तो कितने बनेंगे? 4 ही बनेंगे, ओ डी, ओ टी, बी टी, बी डी, ठीक। और याद करने का तरीका दे देता हूं, ओ टी को आप याद कर लो ऑपरेशन थिएटर,
याद करने की ट्रिक, ऑपरेशन थिएटर को ओटी बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट को ओडी बोलते हैं, ब्लूटूथ को बीटी बोलते हैं और बैड डेट्स को बीडी बोलते हैं। ये याद करने का तरीका हो गया। अब 4 चीजें याद कर लो, ओडी ओटी बीडी बीटी, ऑपरेशन थिएटर, ओवरड्राफ्ट, ब्लूटूथ और बैड डेट्स। ये 4 कॉम्बिनेशन, ये 4 कॉम्बिनेशन याद रखना। इन चारों को लेकर एक ऐसी चीज बताऊंगा, ऐसी चीज बताऊंगा फुल गारंटी के साथ कि आपको भारत की किसी किताब में मिल जाए तो फिर अपन बात करेंगे उस पर, गारंटी मेरी कि नहीं मिलेगा। ठीक, अब क्या बोलूं उससे ज्यादा, कि नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, बस खत्म हो गई बात। चलो, और मिलेगा तो वो मेरी किताब होगी। चलो खैर, तो गुरुओं का आशीर्वाद है, आप लोगों के साथ मेहनत करते हैं तो ये सब बातें कहने में आती है। आया बच्चों? तो ये सब तो सर ठीक है। अब आ जाओ, आप तो बता दो कि ये क्या होता क्या है, बेरर इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, सर एक बार बता तो दो प्लीज। चलो भाई, इन पे चर्चा चालू करते हैं। तो देखो यार, बेरर इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं जिसका पेमेंट जो बेयर करता है उसको कर देते हैं। बेयर मीन्स धारण करना, धारण करना यानी होल्ड करना, यानी बेसिकली होल्डर इंस्ट्रूमेंट। बेरर इंस्ट्रूमेंट को आप होल्डर इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो। हम यहाँ पे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, ये यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट। आप इसको चाहो तो प्यार से होल्डर इंस्ट्रूमेंट, लेकिन लिखना मत एग्जाम में, समझने के लिए लिख लो भले होल्डर इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इसे कहते बेरर ही है और बेरर ही लिखना है आपको हर जगह, बेरर इंस्ट्रूमेंट। देखो भाई, द गर्ल बेयरिंग रेड पर्स इज द वन आई मेट लास्ट नाइट इन द पार्टी। वो जो लड़की जिसने लाल रंग का पर्स धारण कर रखा है उससे कल रात में पार्टी में मिला था, मैंने अपने दोस्त से कहा। तो जिसने लाल पर्स धारण कर रखा है, अपने कंधे पे लटका रखा है, धारण करना मतलब अपने ऊपर ओढ़ना या हाथ में रखना या अपने अपने पास रखना, है ना, धारण करना। तो बेयर यानी कि धारण करना, तो बेरर मतलब कि धारण करने वाला, मतलब कि धारक यानी कि होल्डर। तो वो इंस्ट्रूमेंट जिसका पेमेंट जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट हुआ उसको हो जाएगा। मतलब मान लो लिखा है रामलाल, तो पेमेंट किसको मिलेगा? रामलाल को। लेकिन रामलाल ने वो अगर श्यामलाल के हाथ में दे दिया, बस दे दिया श्यामलाल के हाथ में, तो अब किसके हाथ में आ गया? श्यामलाल के। और श्यामलाल आ गया कि लाओ दो इसका पेमेंट करो, तो श्यामलाल को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बेरर है। तो बेरर इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट किसको होता है? जो पेमेंट मांगने हाथ में लेके आ जाएगा उसको करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं बेरर इंस्ट्रूमेंट। ठीक, और ऑब्वियसली पेमेंट मांगने जो आएगा वो लास्ट होल्डर होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो पेमेंट मांगने आएगा आप उससे वो इंस्ट्रूमेंट ले लोगे, प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज, और उसको पेमेंट कर दोगे। तो अब वो किसी और के हाथ में तो जाना ही नहीं है। इसका मतलब उसका पेमेंट जो व्यक्ति लेता है, द वन हु गेट्स द पेमेंट इज द लास्ट होल्डर। आगे तो वो कभी किसी और को नेगोशिएट या ट्रांसफर होना ही नहीं है, क्योंकि अब आपने उसको पेमेंट कर दिया तो उसका काम भी खत्म हो गया, उस फाड़ के फेंक दोगे। तो द लास्ट होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट गेट्स द पेमेंट ऑफ दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ऑफ दैट बेरर इंस्ट्रूमेंट। अब आप पूछोगे कि सर हमको पता कैसे चलेगा, कहाँ लिखा हुआ होता है कि ऑर्डर है कि बेरर है? तो देखो, एक छोटा सा एग्जांपल बना के दिखा देता हूं आपको। ये नीचे आ गए अपन यहाँ पे। हाँ, फर्ज करो ये एक प्रोमिसरी नोट है। थोड़ी सी लैंग्वेज बताता हूँ आपको प्रोमिसरी नोट की। आई promise to pay rupees 10,000 to Mr. Raj or bearer after 3 months। आज की डेट डाल दी से, आज है 15 दिसंबर 2020 और यहाँ पे साइन कर दिए मिस्टर रमेश ने। वाह भाई, फिर इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भी है ना, सब कुछ है, जो जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो तो अपनी जगह है। ये लैंग्वेज है, ये एक प्रोमिसरी नोट है। ठीक, अब आपको क्या लग रहा है देख के? वैसे तो प्रोमिसरी नोट भारत में आरबीआई ही इशू कर सकती है बेरर के नाम पे, ये फैक्ट हमको पता है। तो अब इस फैक्ट को याद रख के साइड में रखते हैं। एग्जाम्पल में अपने को सभी इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर बेरर लेते रहेंगे समझने के हिसाब से। चलो, तो ये प्रोमिसरी नोट, अब आप कुछ मुझे देख के बताओ कि क्या इसमें कहीं बेरर शब्द लिखा हुआ है क्या? हाँ, इसमें बेरर शब्द लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये बेरर इंस्ट्रूमेंट है।
अब आया, ऑर्डर और बेरर में से कौन सा है ये, बेरर है। अच्छा, टाइम और डिमांड में से कौन सा है, इसमें लिखा है आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम, मतलब ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है। बहुत अच्छा, चलो। तो अब अगर मैं कहूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा वाला है, तो आप कहोगे सर ऑर्डर बेरर में से बेरर का बी, और टाइम डिमांड में से टाइम का टी, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट बी टी, यानी कि ये ब्लूटूथ इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, ये पढ़ा रहे थे सर आप ऊपर उस समय, यस यही पढ़ा रहा था। ठीक, दूसरा बनाते हैं। मान लो ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें लिखा है पे ₹10,000 टू मिस्टर कुमार। ठीक, इसमें साइन किए कुणाल ने, और इसको ड्रॉ किया है रजत के ऊपर। ये कुणाल की साइन, ये रजत की साइन। ऑन डिमांड कुमार और ऑर्डर, ऐसा लिखा है मिस्टर कुमार और ऑर्डर ऑन डिमांड। तो देखो क्या लिखा है, मिस्टर कुमार और ऑर्डर, ऑर्डर है, मतलब ये ऑर्डर और बेरर में से ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, उन दो में से बेरर तो नहीं है, ये ऑर्डर है। और टाइम और डिमांड में से ये डिमांड है, तो ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो इंस्ट्रूमेंट को देख के पता चलता है सर, इसका मतलब पढ़ के मालूम पड़ेगा, मतलब बनाने वाले के हाथ में है कि उसको ऑर्डर बनाना है कि बेरर बनाना है। यस, आपके पास ऑप्शन है, आप ऑर्डर बनाना चाहो ऑर्डर बनाओ, बेरर बनाना बस एक। अब वो तो आपको पता है प्रैक्टिकली प्रोमिसरी नोट बेरर नहीं होगा, लेकिन अब एक जनरल बात करते हैं कि भाई आपको प्रोमिसरी नोट बनाना है, बिल बनाना है, चेक बनाना है। अब ऑर्डर बनाना है कि डिमांड की बेरर बनाना है, टाइम बनाना है कि डिमांड बनाना है, ये बनाने वाले के हाथ में। ठीक, बनने के बाद हम तो उसको देख के बता सकते हैं कि ये ऑर्डर है कि बेरर है, टाइम है कि डिमांड। तो बताओ ये सेकंड वाला जो बिल ऑफ एक्सचेंज हमने बनाया है, ये फर्स्ट वाला प्रोमिसरी नोट, सेकंड वाला बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बिल ऑफ एक्सचेंज कौन सा वाला है, ऑर्डर का ओ और डिमांड का डी, मतलब ये ओवरड्राफ्ट है, ओडी है ये। आया कॉम्बिनेशन समझ में आ रहे ना, ऐसा। तो पता कैसे लगता है, पता लगता है उसकी लैंग्वेज से कि नाम के बाद और बेरर है या नाम के बाद और ऑर्डर है। और सर सिर्फ नाम लिखा हो, आगे कुछ लिखा ही ना हो, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर राज, बस इतना ही लिखा है, और ऑर्डर या और बेरर नहीं लिखा है, तो क्या मानेंगे। अगर कुछ ना लिखा हो और ऑर्डर या और बेरर, तो उसको बेरर मानेंगे। ठीक, ये ध्यान देना, या तो लिखा होगा बेरर या लिखा होगा ऑर्डर, और दोनों ही ना लिखे हों, तो क्या क्या मानेंगे, बेरर मानेंगे। और सर आगे डेट नहीं लिखी हो, तो कुछ नहीं लिखा हो तो डिमांड मानेंगे, और डेट लिखी होगी इतने महीने बाद, तो उसको टाइम मानेंगे। आया समझ। और अगर ऑन डिमांड लिखा ही हो तो फिर तो ऑन डिमांड मानेंगे इसे। ठीक, बहुत अच्छा। मतलब इफ नथिंग इज सेड, तो ऑर्डर बेरर में से बेरर माना जाएगा और टाइम डिमांड में से डिमांड माना जाएगा। सिंपल, कीपिंग इट वेरी सिंपल। बहुत अच्छा। तो आओ भाई, तो बेरर इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, जिसका पेमेंट उस व्यक्ति को हो जाता है जो लेके आया, जिसके हाथ में पेमेंट आ गया, वो जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा वो पेमेंट मांगने जा सकता है। ठीक है, अगला है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो दीज आर पेएबल ओनली टू पर्टिकुलर पर्सन। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का अर्थ ही है कि जिसके नाम का ऑर्डर हो उसी को पेमेंट होगा। तो सर फिर तो ये नेगोशिएबल ही नहीं बचा, क्योंकि आपने बोला ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो नेगोशिएबल हो। तो अब जब जिसका नाम लिखा है उसी को पेमेंट होगा, मतलब वो ट्रांसफर कर ही नहीं सकता। तो फिर जब ट्रांसफरेबल ही नहीं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे हुआ। ऊपर आपने एलिमेंट पढ़ाए थे जब, तब कहा था कि इट शुड बी नेगोशिएबल ट्रांसफरेबल। तो भाइयों और बहनों, यहाँ पर ऑर्डर शब्द का अर्थ वो नहीं है ना, लिखा है नीचे से बी पॉइंट देखो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का, यहाँ पर, ये यहाँ पर देखना, ये पढ़ रहे हैं हम ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, इसका बी पॉइंट देखो। हाउएवर द ट्रांसफरेबिलिटी डज नॉट कम टू एन एंड, इट कैन बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। लेकिन इसको ट्रांसफर करने का एक तरीका है, अब वो समझो, वो तरीका क्या है। देखो बच्चों, तरीका ये है, जैसे मान लो ये एक प्रोमिसरी नोट है, इसमें लिखा है आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 टू मिस्टर सलूजा और ऑर्डर आफ्टर 6 months। 6 महीने कब से, आज की डेट से, आज है 18 नवंबर 2020। और इस पे साइन किसने किए, मिस्टर कुकरेजा। तो कुकरेजा जी ने साइन किए कि मैं मिस्टर सलूजा को 10,000 रुपये का पेमेंट करूंगा 6 महीने बाद। 18 नवंबर के दिन साइन किए, मतलब 18 नवंबर से 6 महीने बाद, तो वो डेट आएगी पर्टिकुलर टाइम बाद।
अब बताओ ये ऑर्डर है कि बेरर है? नाम से क्लियर है, यहाँ पे और ऑर्डर लिखा है तो ये ऑर्डर है। और ये डिमांड है कि टाइम है? तो टाइम है। मतलब ये कौन सा वाला बन गया? ये OT, ऑपरेशन थिएटर वाला बन गया। सबका एक एक बना लेंगे अपन, OD, OT, BD, BT चारों। चलो, तो ये प्रॉमिसरी नोट ऑर्डर टाइम है। अब देखना, अब इसमें ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है और आपने क्या बोला सर कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट एक पर्टिकुलर पर्सन को ही होता है, तो इसका पेमेंट मिस्टर सलूजा को ही होगा। ठीक है, ये बात गलत नहीं है, इसका पेमेंट मिस्टर सलूजा को ही होगा। पर क्या इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते? ये तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो नेगोशिएट तो कर सकते होंगे ना? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब मिस्टर, ये इसका बैक साइड है, इसी इंस्ट्रूमेंट का बैक साइड है। ये आपको मैंने बैक साइड दिखाया इस इंस्ट्रूमेंट का। इस बैक साइड पे मिस्टर सलूजा क्या करेंगे? वो करेंगे एंडोर्स्ड टू। क्या लिखेंगे? एंडोर्स्ड टू। जरूरी नहीं एंडोर्स टू लिखना, टू भी लिख दिया, पे टू भी लिख दिया तो भी चलेगा। एंडोर्स्ड टू मिस्टर तनेजा, TANEJ, और नीचे मिस्टर सलूजा साइन करेंगे। सलूजा, ये साइन कर दिए। अब क्या होगा कि अब इस इंस्ट्रूमेंट का ये एक ही प्रोमिसरी नोट है ना, ये फ्रंट है ये बैक है, ये फ्रंट है ये बैक है। अब आगे से ध्यान रखना, हमेशा मैं बैक भी बनाया करूंगा इंस्ट्रूमेंट का, एंडोर्स कैसे करते हैं या नेगोशिएट कैसे करते हैं समझाने के लिए। तो ये जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आपके सामने स्क्रीन पे? ये है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ये जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, क्या इसे नेगोशिएट किया जा सकता है? तो जवाब आया हाँ, नेगोशिएट किया जा सकता है। कैसे? तो बोले एंडोर्स प्लस डिलीवर करके, यानी कि एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से। एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी कर दो तो ये नेगोशिएट हो जाता है। एंडोर्समेंट का अर्थ क्या होता है? पीछे साइन करना, साइन करना, पीछे इंस्ट्रूमेंट के पीछे साइन करना इज कॉल्ड एंडोर्समेंट, सरल शब्दों में। तो इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड पे साइन कर दी, एंडोर्स हो गया। किसके नाम पे एंडोर्स किया? मिस्टर तनेजा के। तो अब बताओ इसका पेमेंट किसको होगा? अब इसका पेमेंट मिस्टर तनेजा को ही होगा। अब मिस्टर तनेजा की जेब से ये गिर जाए और मिस्टर माखीजा को मिल जाए तो भी मिस्टर माखीजा को इसका पेमेंट नहीं मिलेगा। या मिस्टर तनेजा मिस्टर माखीजा को देना भी चाहते हो और उनके हाथ में दे दे के, ले माखीजा जा इसका पेमेंट ले लेना कुकरेजा से। कुकरेजा ने साइन किया ना, आगे फ्रंट में देखो, कुकरेजा ने प्रॉमिस किया था कि मैं पेमेंट करूंगा। किसको? सलूजा को। ठीक, तो सलूजा ने पेमेंट पैसा ले रखा था तनेजा से उधार, तो सलूजा ने पीछे साइन कर दी कि इसका पेमेंट तनेजा को कर देना। तो अब कुकरेजा इसका पेमेंट तनेजा को करेगा, और तनेजा ने माखीजा से ले रखे तो तनेजा ने माखीजा के हाथ में दे दिया, और माखीजा के हाथ में है, पर माखीजा को फिर भी पेमेंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि माखीजा इसका बेरर है, धारण कर रहा है। डिलीवर तो हुआ है माखीजा को, लेकिन माखीजा का नाम तो लिखा ही नहीं पीछे, ना उसके नाम के नीचे साइन करिए। आया? तो अभी इसके ऊपर किसका नाम लिखा है? अभी लेटेस्ट लास्ट नाम किसका लिखा है? तनेजा का। किसका नाम लिखा है लास्ट? तनेजा का। और तनेजा के नाम के नीचे साइन किसकी है? सलूजा की। ठीक, अब अगर तनेजा माखीजा को देना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको खुद को साइन करनी पड़ी, उसको लिखना पड़ेगा एंडोर्स्ड टू माखीजा, नीचे उसी के नीचे एंडोर्स्ड टू माखीजा, और यहां नीचे साइन करनी पड़ेगी तनेजा को। तो अब इसका पेमेंट माखीजा को हो सकता है। क्यों? क्योंकि माखीजा का नाम लिख दिया और साइन कर दी। माखीजा का नाम लिख के तनेजा ने साइन कर दी, मतलब एंडोर्समेंट कर दिया, और माखीजा के हाथ में डिलीवर कर दिया। तो एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी कर दी, यानी कि नेगोशिएट कर दिया। किसे? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को। तो सरल शब्दों में कहे तो क्या बोलेंगे? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएशन एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से होता है। और अगर थोड़ी देर के लिए फर्ज करो कि ये बेरर इंस्ट्रूमेंट होता है ना, फर्ज करते हैं, देखो मैं इंक चेंज करता हूं, लेट्स से इमेजिन करो कि ये यहाँ पर बेरर लिखा हुआ होता, ये बेरर लिखा हुआ होता, तो क्या करना पड़ता? तो पीछे की साइड पूरी की पूरी ब्लैंक छोड़ देते आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब इसको थोड़ी देर के लिए देखो, आप इस पे लिखा है मिस्टर सलूजा और बेरर, काट के नहीं लिखा है, ये तो मैंने काटा है। मान लो ओरिजिनली मिस्टर सलूजा और बेरर लिखा होता, तो इसका पेमेंट कैसे होता? इसका पेमेंट मिस्टर सलूजा को होता, और मिस्टर सलूजा अगर मिस्टर तनेजा को देना चाहते हैं तो सिर्फ दे देने मात्र से, सिर्फ डिलीवरी, सिर्फ यानी मियर डिलीवरी यानी दे देने से, सिर्फ दे देने से ही वो मिस्टर
सलूजा का प्रोमिसरी नोट तनेजा का हो जाता। तनेजा ने माखीजा से ले रखे हैं, तो माखीजा को सिर्फ दे देते तो माखीजा का हो जाता और माखीजा कुकरेजा से पेमेंट मांग सकता था। ठीक, तो अब अगर मैं कहूं कि बेरर इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट कैसे होता है, बेरर इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएशन कैसे होता है, तो बेरर इंस्ट्रूमेंट का को अगर नेगोशिएट करना हो तो सिर्फ और सिर्फ मियर यानी महज सिर्फ मियर डिलीवरी से ही वो नेगोशिएट हो जाता है। देखना जरा, दो फ्लो चार्ट हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ये है फ्लो चार्ट नंबर 1 ये वाला, और ये है फ्लो चार्ट नंबर 2 ये वाला। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट करना हो तो एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी करना पड़ती है। बेरर इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट करना हो तो मियर डिलीवरी से हो जाता है। लेकिन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी ट्रांसफरेबल है, नेगोशिएबल है, बेरर इंस्ट्रूमेंट भी ट्रांसफरेबल है या यूं कहे नेगोशिएबल है। और एंडोर्समेंट का अर्थ जिसको देना है उसका नाम लिख के नीचे साइन करना, इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड पे जिसको देना है उसका नाम लिख के साइन करना इज कॉल्ड एंडोर्समेंट, हिंदी में पृष्ठांकन। बहुत अच्छा, कितना क्लियर है यार ये। तो अब रिस्क खत्म हो गई कि हमको समझ में आएगा कि नहीं। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी आया और बेरर इंस्ट्रूमेंट भी आया, झमाझम आया, तगड़ा आया, शानदार आया। आगे आ जाओ भाई बच्चे लोग। अगला है इनलैंड और फॉरेन। अब ये बहुत आसान है दोनों, है ना, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट जिसे इंडिया में ड्रॉ किया गया है और जिसका पेमेंट रेसिडेंट इन इंडिया को होगा। और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की परिभाषा इतनी आसान है कि जो इनलैंड ना हो वो फॉरेन। देखो झट से बन जाएगा ना, यहाँ ही बना देते हैं। ये एक प्रोमिसरी नोट है, ये कहाँ ड्रॉ किया गया है, ये ड्रॉ किया गया है इंदौर में। ठीक, आई प्रोमिस टू पे रुपीज फेमस अमाउंट 10,000 टू मिस्टर आमिर खान और ऑर्डर फलाना ढिमका, ये लिखा है। अब बताओ इसका पेमेंट किसको होगा, आमिर खान को। आमिर खान रहने वाला कहाँ का है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टैक्स में आप पढ़ते ही हो, रेसिडेंट, रेसिडेंशियल स्टेटस, सिटीजन की बात नहीं कर रहे हम, रेसिडेंशियल स्टेटस। प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो आमिर खान पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, PRI पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब रेसिडेंट इन इंडिया है। ठीक है, और ये इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कहाँ हुआ है, इंदौर में, मतलब ड्रॉन इन इंडिया भी है ना, इंदौर में हुआ है मतलब इंडिया में हुआ है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, रेसिडेंट भी है और इंडिया में ही ड्रॉ हुआ है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। एंड है दोनों के बीच में, है ना, एंड है कंजंक्शन, मतलब दोनों फुलफिल होनी चाहिए। तो ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। अगर मान लो इसका पेमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कहाँ हुआ है, इंदौर में, लेकिन इसका पेमेंट होने वाला होता, मान लो ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता, I promise to pay rupees 50,000 to मिस्टर एलन मस्क, है ना, अरबपति आदमी, टेस्ला कंपनी का मालिक, 50,000 रुपए देने का प्रॉमिस किया है। और ये ड्रॉ कहाँ हुआ है, भोपाल में। तो ड्रॉन इन इंडिया है लेकिन पेएबल टू पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरेन। ठीक, उसी तरह से अगला, मान लो इसका पेमेंट करना है अपने को राज मल्होत्रा को जो इंडिया में रहता है, ठीक है, लेकिन ये ड्रॉ कहाँ हुआ है, ये ड्रॉ हुआ है मॉरिशस में। तो अगर ये मॉरिशस में ड्रॉ हुआ है तो ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, भले ही इसको, भले ही ये PRI है राज मल्होत्रा, लेकिन ड्रॉ कहाँ हुआ है, फॉरेन में, तो भी ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। और अगर मान लो इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया ऐसा कि जिसका पेमेंट भी फॉरेनर को हो रहा है, से बिल गेट्स को, और ड्रॉ कहाँ हुआ है, ड्रॉ हुआ है न्यूयॉर्क में, तो फिर तो ये फॉरेन है ही है, दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो फॉरेन एंड इंलैंड का फंडा बहुत आसान है, जो ड्रॉ भी इंडिया में हुआ हो और जिसका पेमेंट भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को मिलने वाला हो, उसे हम कहते हैं इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। और जो एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा हो, विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, इज अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब टाइम डिमांड वगैरह की जो कंसेप्ट है उसकी चीरफाड़ अपन कल करते हैं और अच्छे से टाइम लगा के कंसेप्चुअली। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम से सुना बच्चों, अनुग्रहित हूँ। फिर अगले सेशन में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। आज का गजब का डोज हो गया, कल बहुत मजा आएगा इन सब चीज़ों को और अच्छे से समझने में, है ना। चलो बाय।